चलिए इसमें हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखिए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इंट्रोड्यूस करता है कि न्यू प्रॉपर्टी को, और उस न्यू प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो नई प्रॉपर्टी होगी उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, क्लियर है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस। और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड रिवर्सिबल टू डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, ये हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन कैपिटल टी जो टेम्परेचर है। क्यू मीन्स यहाँ पे क्यू जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब बेसिकली यहाँ डेल क्यू रिवर्सिबल आपको बता रहा है पाथ फंक्शंस को। ठीक है, और डेल क्यू अपॉन टी ये बता रहा है स्टेट फंक्शन को। तो देयर फॉर 1/t कैन बी इंटरप्रिटेड एज या रिप्रेजेंट करेगा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को, और डिटरमाइन यहाँ पे हमको क्या करना है, टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन अ रेफरेंस स्टेट, अदरवाइज ओनली चेंजेस इन एंट्रोपी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, केवल यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंजेस इन एंट्रोपी। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरह से चेंजेस ऑफ एंट्रोपी की बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे कि चेंजेस ऑफ एंट्रोपी किस तरह से है। देखिए द रेफरेंस स्टेट ऑफ द एंट्रोपी, यहाँ पे आप इसको समझेंगे, द रेफरेंस स्टेट ऑफ एंट्रोपी इज परफेक्ट क्रिस्टल। किस कंडीशन में, जब वो 0 केल्विन होगा। एंट्रोपी ऑफ दिस रेफरेंस स्टेट इज आर्बिट्रेरी फिक्स्ड 0 जूल पर केल्विन। ओके, in this way an absolute entropy can be attributed to every substance at specific conditions। specific condition किस बात को कह रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर होगा। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की बात की जा रही है। although the second law of thermodynamics can be expressed in many ways, these statements are equivalent to each other। है ना, वो लगभग एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होता है, और कई सारे स्टेटमेंट इसके हैं। एक स्टेटमेंट इसमें ये कहता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बताता है एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम। क्या बता रहा है कि एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सडन प्रोसेस हो रहा है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, तो उसका जो ऑलवेज रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट क्या देता है कि वहाँ पे आपका जो एंट्रोपी होता है उस सिस्टम का वो इंक्रीज करता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, सिंस द यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और अगर इस स्टेटमेंट की बात को समझे तो मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए डी एस यूनिवर्स है ना, यहाँ पे हम बता रहे हैं डी एस यूनिवर्स को। ये हम बता रहे हैं डीएस यूनिवर्स, ये आपका है डीएस यूनिवर्स। ये क्या होगा, तो पहले तो सिस्टम हो जाएगा माइनस सराउंडिंग। हम क्या करते हैं, सिस्टम में से हमेशा सराउंडिंग को माइनस करेंगे, और जो उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके, वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। यानी जो डीएस यूनिवर्स है, जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये साफ साफ कहा गया है, कुछ ना कुछ एंट्रोपी आपको बचेगी। यहाँ पे आप कह रहे हैं आपको नोट करने की एक बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है कि नोट दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स आल्सो गिव्स द जनरेशन ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द इरिवर्सिबल, दैट इज डेल यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस जनरेशन। ठीक है, जनरलाइज फंक्शन। सेकंड कंडीशन में पढ़ते हैं, और दूसरी जो क्लॉसियस का कॉन्सेप्ट है, तो क्लॉसियस ने क्या बोला था, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉसियस एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस ने अपने, याद रखिए, रिवर्सिबल इंजन की बात की थी। कंडीशन क्या दिया था, फिगर में देखिए उन्होंने क्या बताया, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ओपनिंग इन अ साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट वन। कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोल्ड बॉडी टू हॉट वन। यानी ये डायरेक्शन आप देख रहे हो, क्या बता रहा है, ये रिवर्सिबल की बात कर रहा है।
रिवर्सिबल का मतलब कोल्ड बॉडी, ये आपका है कोल्ड बॉडी, ठीक है, और ये है हॉट बॉडी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, कोई भी ऐसे साइकिल नहीं है विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट रादर अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है, यानी ये सिस्टम क्या है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन आपकी क्या दी हुई है कि जो TH है वो ग्रेटर देन है TC से, तो ऑब्वियस सी बात है QH इज इक्वल टू QC, नॉट पॉसिबल होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस टेम्परेचर के, तो दोनों में Q की वैल्यू कैसे, QC और QH दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये दिया था क्लॉसियस ने, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है क्लॉसियस का। कैल्विन ने क्या दिया, कैल्विन ने शो किया इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, किसी एक साइकिल की बात की जा रही है, विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन कन्वर्टिंग हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी साइकिल बनी ही नहीं है जो पूरी तरह से क्या करेगा, जो कन्वर्टिंग है, हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर ले, ऐसी कोई भी साइकिल अभी तक बनी नहीं है और ये पॉसिबल नहीं हो सकती है। यही बताया था किसने, कैल्विन, प्लांक स्टेटमेंट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कन्वर्टिंग द कंप्लीट इनटू वर्क, यानी कन्वर्टिंग हीट, कभी भी हीट वर्क में कभी भी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे ये है आपका क्या, हीट है, और ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है वर्क है, तो QH कभी भी W के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, क्लियर। और ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप समझ लीजिए कि सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से हम उसको समझेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो हम आगे बात करते हैं, द एनर्जी कैन बी थॉट एज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, है ना। हम एनर्जी को क्या समझते हैं कि जो एबिलिटी है किसी भी सिस्टम की, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं कि जितनी एनर्जी रहेगा उतना वर्क डन वो करेगा। एंट्रोपी ऑन द अदर हैंड इज मेजर हाउ मच इट्स एबिलिटी टू हैज बीन डिवैल्यूएटेड, ठीक है, एज इंक्रीज इन एंट्रोपी इम्प्लाइज डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, एंड द थर्ड वन इज डिप्रेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिप्रिशिएशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, डिप्रिशिएशन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इन ऑर्डर, while the generation of entropy is either equal to or greater than 0, है ना, वो कंडीशन याद करिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी उसकी सिस्टम में, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीज, वहाँ सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज और रिमेन्स द सेम, तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और रिमेन्स सेम भी हो सकती है। देयरफॉर डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी एंट्रोपी चेंज हो रही है तो वो वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहा है, ठीक है। तो इन जनरल द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एज इट्स चेंजेस टू अ मोर ऑर्डरली स्टेट। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन। फेस तो समझ में आ गया, फेस क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, गैस से लिक्विड बनेगा, ठीक है। ऑर्डरली लेते हैं ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर ऑर्डरली स्टेट, ये सबसे मोर ऑर्डरली स्टेट है। एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस एज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये फेस चेंजेस होता है, तो फेस चेंजेस कब होगा, जब यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या होगी, वर्क डन में कन्वर्ट होगी, तभी लिक्विड सॉलिड में बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिक्विड सॉलिड में कब बनेगा, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, है ना। और गैस लिक्विड में कब बनेगा, जब आप उसके टेम्परेचर को, गैस को लिक्विड बनाना है तो भी यहाँ कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज़ नो सच थिंग्स एज कन्वेंशन ऑफ द एंट्रोपी. Real process always generate entropy as an or result
एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, always increases. The change in the entropy of the system can be calculated from the following expression. वो एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए वो एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं. एक्सप्रेशन क्या है, एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. क्लियर, इसको ध्यान से देख लीजिए. एंट्रोपी इन है माइनस एंट्रोपी आउट प्लस एंट्रोपी जनरेशन, जितना एंट्रोपी जनरेट हुआ ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, तो हम फिगर की बात कर रहे हैं. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसको आप समझते हैं किस तरह से ये कन्वर्जन होता है. तो इम्पॉर्टेंट ये है, आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम किसी एक ओपन सिस्टम की बात करते हैं. ये देखिए 1.6 मत लीजिएगा, 1 2 3 लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ फॉर एन ओपन सिस्टम, कोई एक ओपन सिस्टम है. ठीक है, ओपन सिस्टम, आप कोई भी एक ओपन सिस्टम है उसको ले सकते हैं. ठीक, ये एक ओपन सिस्टम होता है, इसमें एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं. तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में. अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए एस इन डी एम इन प्लस डी क्यू अपॉन टी, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, माइनस एस आउट डी एम आउट प्लस डेल एस जनरेशन इज इक्वल टू डी एम एस सेज. ठीक, अब देखिए जो रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो डी एम है उसको आप डिवाइड करा देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. यानी ये जो डी एम है आप इसको क्या करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं. इस डी एम को यहाँ इस इक्वेशन में डिवाइड कराएंगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या है, केवल यहाँ पे आपको बनेगा डेल एस एन. क्लियर, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं कि डेल एस एन को यहाँ पे ले रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, डेल एस एन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. बाकी ये पूरा टर्म्स जो है इसको हम क्या कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं. क्लियर है. अब देखिए जब शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा कि आपको एक इक्वेशन मिलेगा. वो इक्वेशन ये रहा, सामने आपको दिख रहा है कि डेल एम एस सिस्टम प्लस आउट डी एम एन है ना, माइनस डी क्यू. ये जो वैल्यू होगी ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके इक्वल होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एंट्रोपी बैलेंस. और ये क्या बता रहा है, एंट्रोपी बैलेंस को बता रहा है. और अगर हम इसी इक्वेशन 5 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, डेल एस जनरेशन इज इक्वल टू डी एन एस से सिस्टम प्लस एस आउट डी एन आउट माइनस एस इन डी एन इन माइनस डी क्यू अपॉन टी. ठीक है, तो ये आपका है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा कि सिंस देयर आर नो इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रीम्स, अगर इस किसी में इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम ही नहीं है, इसका मतलब डी एन आई इज इक्वल टू डी एन आउट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. नो एक्सचेंज ऑफ हीट है तो डी क्यू इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जो आपका सिस्टम बचेगा केवल, तो ये सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसमें भी नो इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम्स. इसका मतलब सेम कंडीशन, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन जो एंड सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये इक्वेशन जो हमारा, दिस इक्वेशन बिकम्स, इसको क्या लिखेंगे, डी एस सिस्टम माइनस डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0. और यही हम यूज़ करते हैं एंट्रोपी के केस में, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं स्टेडी फ्लो की. तो स्टेडी फ्लो में क्या हो जाता है कि स्टेडी फ्लो कब होगा, जब जितना इनपुट है उतना आपको आउटपुट मिले. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इनपुट है उतना आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो वही वैल्यू डी एन हो जाएगी.
अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पे उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, डी यानी एस आउट माइनस एस इन, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। थैंक यू।